So we will start with what is chelate effect. The chelate effect is the increased stability of a metal complex when a chelating ligand that binds at multiple points replaces multiple monodentate ligands. तो देखो चिलेट इफेक्ट ऑफ कोर्स तभी शो होगा कहीं पे भी जब हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्लेस करके एक चिलेटिंग लिगेंड आएगा। और वो चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, यानी कि कोई भी ऐसा लिगेंड जिसकी डेंटिसिटी एक से ज़्यादा हो, यानी कि एक से ज़्यादा बाइंडिंग साइट्स हो जिसके पास। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वन दैट बाइंड्स एट मल्टीपल पॉइंट्स। तो उस मोनोडेंटेट लिगेंड को रिप्लेस करके जब कोई बाइडेंटेट समझ लो, ट्राइडेंटेट समझ लो, कोई भी समझ सकते हो आप, जिसकी डेंटिसिटी वन से ज़्यादा हो, वो अगर लिगेंड आ गया तो वो उस पूरे मेटल कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। इसको हमने चिलेट इफेक्ट बोला है। अब ये जो इफेक्ट होता है ये प्राइमरीली ड्राइवन बाय एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। एंट्रोपी का आपको पता होगा कि एंट्रोपी को हम रैंडमनेस से हमेशा डिनोट करते हैं, मतलब कहीं पे भी रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है तो यानी कि वहाँ की एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। वो हम आगे देखेंगे एग्जाम्पल्स में ही कैसे इसकी एंट्रोपी इंक्रीज होगी, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली ये है कि ज़्यादा पार्टिकल्स इन्वॉल्व होंगे इन द प्रोडक्ट साइड। तो प्रोडक्ट साइड में जब ज़्यादा पार्टिकल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं यानी कि वहाँ की रैंडमनेस इंक्रीज हो रही है, एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है चिलेट इफेक्ट में। ठीक है। The formation of a ring structure around the central metal atom also contributes to the increased stability. अब रिंग स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है जब भी हमारे पास कोई भी चिलेटिंग लिगेंड आगे जुड़ेगा मेटल से, तो उसकी वजह से भी इंक्रीज स्टेबिलिटी होती है। The chelate effect results in enhanced affinity of the chelating ligands for a metal ion compared to the affinity of a collection of similar non-chelating monodentate ligands for the same metal. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एनहेंस्ड एफिनिटी, यानी कि जो लाइकनेस, एफिनिटी को हम एक तरह से लाइकनेस की तरह ले सकते हैं। तो जो चिलेटिंग लिगेंड होगा वो उस सेंट्रल मेटल के आयन के साथ ज़्यादा अच्छे से जुड़ना पसंद करेगा इन कंपैरिजन टू कोई भी जो नॉन चिलेटिंग मोनोडेंटेट लिगेंड होगा उसके कंपैरिजन में। तो ये जो इंक्रीज्ड एफिनिटी है, एनहेंस्ड एफिनिटी है, इसकी वजह से होता है हमारा चिलेट इफेक्ट। दिस रिजल्ट्स in the larger values of the overall formation constant for chelate complexes than their monodentate counterparts. यानी कि जब आप कोई भी चिलेट कॉम्प्लेक्स देखोगे, इसका जो फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी या फिर आप लॉग बीटा की वैल्यू भी बोल सकते हो, ये ज़्यादा आएगी इसके मोनोडेंटेट काउंटर पार्ट जो होगा उसके कंपैरिजन में। यहाँ पे हमारे पास दो पॉपुलर चिलेटिंग लिगेंड्स हैं, इथाइलिन डायमाइन जो कि ये ए है, इसको हम ई एन इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ग्लाइसिनेटो ये वाला है हमारे पास। ये तो अनसिमेट्रिकल हो गया, आप देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर से पता लग रहा है यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप है, ऑक्सीजन भी है मेटल के साथ और NH2 भी है। यहाँ पर देखो ये हमारे पास सिमेट्रिकल एक लीगेंड है, यहाँ पर जैसे CH2 ग्रुप है यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे भी एमाइन है, यहाँ पे भी एमाइन है, और ये जुड़ रहे हैं मेटल सेंटर के साथ। सो ये तो हो गया सिमेट्रिकल और ये हो गया अनसिमेट्रिकल। मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं एक तरह से चिलेटिंग लिगेंड्स के। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होते हैं चिलेट्स के। दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं हमारे पास। फर्स्ट है जैसे लीगेंड टाइप। तो लीगेंड टाइप में आपको पता है अगर कोई भी चिलेट कॉम्प्लेक्स हम फॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पॉलीडेंटेट लीगेंड चाहिए जिसके पास जो कैपेबल होंगे चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। और वो जो लीगेंड्स होंगे वो बाइडेंटेट हो सकते हैं, ट्राइडेंटेट या फिर हेक्साडेंटेट। मेन चीज़ क्या है कि एक से ज़्यादा डोनर साइट होनी चाहिए, मोर देन वन डोनर साइट, ये चीज़ है मेन। क्योंकि पहले भी मैंने आपको बताया था कि डेंटिसिटी एक से ज़्यादा होगी तो वो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म कर सकते हैं वो लिगेंड्स जो होंगे। यहाँ पे ये हमारा इथाइलिन डायमाइन लिगेंड शो कर रखा है, ये दोनों सेम है। या तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ये कोबाल्ट +2 के साथ ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये। सो ये हमारा एक ट्राइडेंटेट लिगेंड है, यहाँ पर 3 डेंटिसिटी है इसकी क्योंकि 3 नाइट्रोजन है हमारे पास, ये तीनों लोन पेयर अपने डोनेट कर सकते हैं। सो ट्राइडेंटेट लिगेंड हो गया ये, और ये कैसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा वो यहाँ पर ये शो कर रखा है। सेकंड जो फीचर होता है एक कोई भी चिलेट कॉम्प्लेक्स का वो उसकी स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि जो चिलेट एजेंट्स हैं वो बाइंड करेंगे विद द मेटल सेंटर ऑफ सुटेबल साइज फर्मली एंड द बॉन्ड कैन बी कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट। यानी कि जब मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है हमारा चिलेटिंग एजेंट या फिर चिलेटिंग लिगेंड, तो ये जो बॉन्ड होगा ये कोवेलेंट भी हो सकता है और कोऑर्डिनेट भी हो सकता है। इसकी वजह से ये नॉन चिलेटिंग जो इसके काउंटर पार्ट्स होंगे उससे ज़्यादा स्टेबल होगा। Also, it has been observed that 5 or 6 membered ring chelate complexes are more stable than the other due to less steric strain. ये आप आगे भी चल के पढ़ोगे कि जो 5 और 6 membered ring जो बना रहे होंगे चिलेट कॉम्प्लेक्सेस वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आप 4 या फिर 7 या 8 मेंबर्ड जो भी रिंग बना रहे हैं उनसे अगर उन कॉम्प्लेक्सेस से अगर आप इसको कंपेयर करो,
क्योंकि जो 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे इनका स्टेरिक स्ट्रेन बहुत ही कम होता है, उसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। The chelating ligands like ethylene diamine, which do not have multiple bonds, prefer to form 5-membered ring complexes, while the chelating ligands like acetyl acetonate, which do have double bonds, prefer to form 6-membered ring complex. यानी कि इथाइलिन डायमाइन का ये स्ट्रक्चर है। अब आपको यहाँ पर कहीं भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिख रहा, तो ऐसे लिगेंड्स जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं होते हैं वो प्रेफर करेंगे कि वो 5-membered रिंग बनाएं, और ऐसे चिलेटिंग लिगेंड्स जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड होगा, जैसे कि एसिटाइल एसिटोनेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये ACAC, तो इसको हम ACAC से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो आप स्ट्रक्चर है वो ये है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर कि ये मल्टीपल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ऐसे जो लिगेंड्स होंगे वो प्रेफर करते हैं कि वो 6-membered रिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म करें, ठीक है। और यहाँ पर देखो आप, जो हमने बोला था कि 4-membered से ज़्यादा स्टेबल होगा 5 और 6-membered, तो उसके लिए ये log k की वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे। ये 4-membered रिंग बना रहा है। अब 4-membered रिंग जो है इसका जो log k की वैल्यू बहुत स्मॉल आती है, लेकिन यहाँ पर ये 5-membered रिंग बन रही है और यहाँ पर इसकी जो log k की वैल्यू है वो है 5.7, ठीक है। ये जो 6-membered रिंग बन रही है इसकी है 4.7 और ये 7-membered रिंग बन रही है तो इसकी log k की वैल्यू है 3.6। तो इनकी log k की वैल्यूज़ देख के भी आप पता कर सकते हो स्टेबिलिटी 5-membered और 6-membered रिंग की ज़्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, क्योंकि स्टेरिक स्ट्रेन यहाँ पर कम होता है, ठीक है। Furthermore, the chelating ligands with the bulky groups usually form less stable complexes due to weakening of the metal ligand bond arising from the steric hindrances। ये आप फैक्टर्स में पढ़ोगे कि वो चिलेटिंग लिगेंड्स जिनके साथ कोई भी बल्कि ग्रुप अटैच्ड है वो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, क्योंकि जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होगा वो वहाँ पर वीक फॉर्म होगा, क्योंकि जो ये लिगेंड है ये इसके साथ बड़ा ग्रुप अटैच है और वो स्टेरिक स्ट्रेन क्रिएट करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास थर्मोडायनामिक एक्सप्लेनेशन ऑफ चिलेशन। यहाँ पर हम थर्मोडायनामिक जो भी इसकी पैरामीटर्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो प्राइमरी ड्राइविंग फोर्स है फॉर चिलेशन फिनोमिना इज द स्टेबिलिटी गेन ड्यू टू इंक्रीज्ड एंट्रोपी ड्यू टू कॉम्प्लेक्सेशन। हमने ये स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि जो ड्राइविंग फोर्स होता है चिलेशन प्रोसेस के लिए वो होता है इंक्रीज्ड एंट्रोपी की वजह से जो स्टेबिलिटी गेन आ रहा है वो है ना। अब एंट्रोपी इंक्रीज होगी तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो देखो जो फ्री एनर्जी चेंज है उसको हम इन दो इक्वेशन से फाइंड कर सकते हैं ना। ये तो है हमारी गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और एक ये भी हमारे पास इक्वेशन होती है जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट और हमारे डेल्टा जी नॉट को रिलेट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो एज द एंथैल्पी चेंज बिटवीन द चिलेट्स एंड द नॉन चिलेट्स इज नेग्लिजिबल होता है। जो कोई भी अगर हमारा चिलेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है और अगर उसी का अगर आप नॉन चिलेट कॉम्प्लेक्स देखो तो उन दोनों के बीच में जो एंथैल्पी चेंज दिखेगा ना आपको वो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि जो मेटल लिगेंड डोनर टाइप है वो वहाँ पर सेम होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल, ठीक है, ये इक्वेशन है हमारे पास। हमने ये बोला कि ये नेग्लिजिबल है, तो ये नेग्लिजिबल है तो इसका कोई असर नहीं पड़ रहा। तो अब ये जो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है ये हमारी एंट्रोपी पे डिपेंड करेगी, और एंट्रोपी हमने बोला कि इंक्रीज हो रही है यहाँ पर चिलेशन के केस में, तो इंक्रीज हो रही है यानी कि पॉजिटिव साइड पे जा रही है। तो जब डेल्टा एस पॉजिटिव है और इसके आगे नेगेटिव वैल्यू है तो जो डेल्टा जी होगा वो नेगेटिव आएगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के, ठीक है। अब हमने यहाँ से तो आगे हमारे पास की नेगेटिव वैल्यू है इसकी, ये नेगेटिव है तो, और यहाँ पर इसके आगे भी नेगेटिव है, तो जो k की वैल्यू होगी यानी कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव आएगी, या फिर आप बोल सकते हो ज़्यादा आएगी। और ज़्यादा आ रही है यानी कि ये स्टेबिलिटी को ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो ये यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कैसे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है चिलेशन के प्रोसेस के दौरान, ठीक है, एंट्रोपी इंक्रीज होने की वजह से। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज क्लियर दैट डेल्टा जी नॉट विल बिकम मोर नेगेटिव विद अ मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एस नॉट। कैसे ज़्यादा नेगेटिव होगा ये हमने अभी देख लिया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। विच इन टर्न वुड इंक्रीज द वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, ये नेगेटिव है तो जो हमारा के स्टेबिलिटी कांस्टेंट है इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, या फिर आप बोल सकते हो कि इंक्रीज होगी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। हेंस द स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेज विद चिलेशन एज इट अकर्स थ्रू एन इंक्रीमेंट इन द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। अब एंट्रोपी कैसे इंक्रीज हो रही है वो आप देखो। एग्जाम्पल है यहाँ पे, सबसे पहले तो ये वाटर है, यूनिडेंटेट लिगेंड है, आपको पता है NH3CH3 ये भी यूनिडेंटेट लिगेंड है। तो 4 जब ये हमारे लिगेंड्स आएंगे तो ये इन 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर देंगे। तो रिएक्टेंट साइड पे अभी कितने टोटल
मॉलिक्यूल्स हैं या टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल समझ लो, तो ये 1 और ये 4, 4 लिगेंड्स हैं, तो यानी कि 5 हो गए। रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास 5 पार्टिकल्स हैं, और प्रोडक्ट साइड पे देखो तो ये 1 हो गया, और ये फिर से 4, तो ये भी 5 हो गए। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड पे सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, और ये हमारा नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं, तो ये नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। अब नॉन चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, तो यहाँ पर कोई एंट्रोपी चेंज नहीं दिख रहा आपको। सेकंड, ये हमारे पास जो एग्जाम्पल है, ये है हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, 2 हमने इथाइलिन डायमाइन लिगेंड्स ऐड किए, टोटल हो गए यहाँ पर 1, टोटल यहाँ पर 3 हो गए पार्टिकल्स, यहाँ पर 1 + 4, तो ये हो गए 5। देखो 5 और 3, यानी कि यहाँ पर 2 का डिफरेंस है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं इन द प्रोडक्ट साइड, और ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है क्योंकि EN इथाइलिन डायमाइन जो है वो हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। तो जब हमने इसका 2 इथाइलिन डायमाइन को ऐड करेंगे तो वो इन चारों वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे। इसका मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यही बोला है हमें कि एंट्रोपी इंक्रीज होने की वजह से जो स्टेबिलिटी गेन होता है, उसकी वजह से जो चिलेट इफेक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होंगे तो रैंडमनेस इंक्रीज होगी, यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज होगी, इसलिए ये थर्मोडायनामिकली फेवरेबल प्रोसेस है। यहाँ पर देखो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमने एक ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन को ऐड किया और इसने चारों वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये जो है हमारा ये टेट्राडेंटेट लिगेंड होता है। ठीक है, टेट्राडेंटेट लिगेंड है ये। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखो यहाँ पर एक ये है प्लस एक ये है, तो यानी कि 2 है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द रिएक्टेंट साइड। यहाँ पर 1 प्लस ये 4 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हमने चारों के चारों वाटर मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस कर दिया है एक ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन से, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन द प्रोडक्ट साइड विल बी 5। यहाँ पर जो डिफरेंस दिख रहा है आपको 5 - 2, वो है 3 का डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ पर जब आपने देखा था तो 2 का डिफरेंस था, और ये 3 का डिफरेंस है। अब आपको क्या देखने को मिला यहाँ पे कि एंट्रोपी इंक्रीज तो दोनों के केस में हो रही है, पर ज़्यादा एंट्रोपी इंक्रीज यहाँ पे दिखेगा आपको। एंट्रोपी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो इसके केस में है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डेंटिसिटी इंक्रीज हुई यहाँ पर, क्योंकि जो ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन है उसकी डेंटिसिटी 4 है, और जो इथाइलिन डायमाइन था उसकी डेंटिसिटी 2 थी। तो जैसे डेंटिसिटी इंक्रीज हुई, एंट्रोपी भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी, ये बताने की कोशिश की गई है इस एग्जाम्पल में। देखो, it is obvious that entropy increase in the case of triethylene tetramine is higher than ethylene diamine ligand, making tri and chelate complex more stable। तो जो हमारा ये वाला कॉम्प्लेक्स बनेगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि डेंटिसिटी इंक्रीज हुई है यहाँ पे। द स्टेबिलिटी ऑफ द चिलेट कॉम्प्लेक्सेस इंक्रीजेज विद द डेंटिसिटी ऑफ द चिलेटिंग लिगेंड। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे जैसे डेंटिसिटी को आप इंक्रीज करोगे तो स्टेबिलिटी भी उस मेटल कॉम्प्लेक्स की उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्सेस। ये हमने ऑलमोस्ट फैक्टर्स पढ़ ही लिए हैं, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं कि 5 और 6 मेंबर रिंग्स आर मोर स्टेबल देन द 4, 7, 8 और हायर मेंबर चिलेट रिंग्स ड्यू टू लेस स्टेरिक स्ट्रेन। स्टेरिक स्ट्रेन कम होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। वही लॉग के की वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे। ये 4 मेंबर रिंग बना रहा है, बहुत स्मॉल लॉग के वैल्यू आएगी। 5 मेंबर की 6.1 है, 6 मेंबर की 5.7 है, और 7 मेंबर की 3.3। तो आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल 5 मेंबर है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन बहुत कम होता है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स एंड नेचर ऑफ मेटल आयंस। जैसे जैसे डोनर साइड्स इंक्रीज होंगी, जो स्टेबिलिटी है मेटल चिलेट की वो भी इंक्रीज होगी। हमने देख लिया कि डोनर साइड ज़्यादा यानी कि डेंटिसिटी ज़्यादा, तो रैंडमनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि अभी हम ऊपर एग्जाम्पल देख के आए हैं। रैंडमनेस ज़्यादा होने की वजह से जो स्टेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी किस मेटल कॉम्प्लेक्स की, जहाँ पर डेंटिसिटी चिलेटिंग लिगेंड की ज़्यादा होगी, या फिर डोनर साइड्स ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, जहाँ भी आपको दिखेगा वहाँ पे स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी ऑफ कोर्स। ये जो है हमारे पास AC जो लिगेंड है, एसिटाइल एसीटोनेट एनायन है, उसका स्ट्रक्चर गिवन है यहाँ पर। ये भी यहाँ पर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी आएगा। ठीक है, तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर ये यहाँ और ये यहाँ जाएगा, तो ये नेगेटिव अब इस पे आ गया, और ये डबल बॉन्ड ऐसे रहेंगे। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन भी स्टेबिलिटी मेटल कॉम्प्लेक्स की इंक्रीज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लेविस बेस स्ट्रेंथ एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। तो लेविस बेस स्ट्रेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होगी, बेस स्ट्रेंथ यानी कि जो लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी है, उसी को तो हम बोलते हैं ना बेस, उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो।
जो ज़्यादा अच्छे से डोनेट कर पाएगा, और लीगेंड भी वो उतना अच्छा होगा, क्योंकि मेटल को तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए और लीगेंड को डोनेट करने होते हैं, तो मेटल लीगेंड बॉन्ड जो होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा जब डोनेशन इसके ये लीगेंड अच्छे से करेगा। तो बेस जो जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स की, क्योंकि जो मेटल लीगेंड बॉन्ड होगा वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। So Kelvin and Wilson studied the copper plus 2 chelate complexes and proved that the stability of chelate complexes increases with the increase of the basic character of ligand. ठीक है, उन्होंने स्टडी किया था कॉपर प्लस 2 चीलेट कॉम्प्लेक्सेस को, और ये प्रूव भी किया कि जो स्टेबिलिटी होगी वो इंक्रीज होगी कॉम्प्लेक्स की विद इंक्रीज इन द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ligand. Moreover, it has also been observed that the uncharged ligands like ethylene diamine or triethylene tetramine form more stable complexes than the anionic chelating ligands like oxalato और glycinato. तो ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो न्यूट्रल लीगेंड्स होते हैं या अनचार्ज लीगेंड्स होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे देन द एनाइनिक चीलेटिंग लीगेंड्स. यहाँ पर ये लॉग बीटा की वैल्यू से आप देख सकते हो, इथाइलिन डायमाइन है ये और ये ग्लाइसिनेटो होगा. तो लॉग बीटा की वैल्यू कहाँ पे ज़्यादा है? यहाँ पे, क्योंकि जो ये लीगेंड है यहाँ पर ये अनचार्ज लीगेंड है और ये एनाइन प्रेजेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे. सो यही बोला गया है कि ये भी ऑब्जर्व हुआ कि न्यूट्रल ligands will form more stable complexes. नेक्स्ट है हमारे पास steric hindrance and strain due to large ligands. फिर से ये पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था कि जो चिलेटिंग लिगेंड्स जिनके साथ लार्ज ग्रुप्स अटैच होंगे वो लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे. और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेंगे जो भी बड़े बड़े ग्रुप्स होंगे उनके साथ. जैसे मेटल है और ये लिगेंड, इसके साथ अगर कोई बहुत बड़ा ग्रुप अटैच है तो ये इस बॉन्ड को वीक बना देगा स्टेरिक स्ट्रेन की वजह से, और वीक बनाएगा तो बॉन्ड जो हमारा कॉम्प्लेक्स है वो वीक फॉर्म होगा. For example, ethylene diamine form more stable complex with bivalent metal ions than n-tetramethylene diamine due to greater steric strain in the later one. तो टेट्रामिथाइल इथाइलिन डायमाइन, यहाँ पर आप इसके नाम में देख लो कि टेट्रामिथाइल यानी कि 4 मिथाइल ग्रुप्स हमने और इंट्रोड्यूस कर दिए इथाइलिन डायमाइन में. तो ऑफकोर्स वो साइज बड़ा हो गया उसका, तो ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा. उसकी वजह से जो इथाइलिन डायमाइन है वो ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा. Also, the overall stability can also be affected by the strain in metal chelates arising from particular geometry of chelating ligand. तो जो ज्योमेट्री होती है किसी भी chelating ligand की वो भी मतलब हमारी ओवरऑल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है. जैसे कि जो ट्रायन कॉम्प्लेक्सेस हैं बाइवेलेंट कॉपर के वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं उनके ट्रेन कॉम्प्लेक्सेस से ड्यू टू लेस स्टेरिक स्ट्रेन एज ट्रायन ligand कैन अडेप्ट स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री मच इजीली. यहाँ पर आप इनके स्ट्रक्चर से देख सकते हो. ट्रायन कॉम्प्लेक्स है, इसने अच्छे से स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को अडेप्ट किया हुआ है, तो लेस स्ट्रेन क्रिएट करेगा जिसकी वजह से ज़्यादा स्टेबल है ये. यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट होगा, जो स्ट्रेन है वो ज़्यादा क्रिएट होगा क्योंकि ये प्रॉपर स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को अडेप्ट नहीं कर पा रहा, इसलिए स्ट्रेन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी इसकी. सो ये लेस स्टेबल होगा. और ये आप इसकी लॉग बीटा वैल्यू से भी देख सकते हो, यहाँ पे 20.5 है और यहाँ पे 18.8 है. सो जो ज्योमेट्री होती है किसी भी चिलेटिंग लिगेंड की वो भी हमारी डिसाइड करेगी स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स को. आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, इसकी थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन क्या होती है, चिलेट इफेक्ट की, चिलेट इफेक्ट क्या होता है, और जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं चिलेट कॉम्प्लेक्सेस को वो क्या होते हैं. सो डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.